हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक चल रहा था एल्केन्स। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं कि मैं 11th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बना रहा हूं। वैसे चैप्टर 11th क्लास का ही चैप्टर है, बट केमिकल रिएक्शंस जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उससे पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जनरल रूल्स हैं, जो कुछ इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। यहाँ भी वही है। इस चैप्टर में हम लोग जब ये एल्केन पढ़ते हैं या एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कैटायन एनायन, इनकी स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इसके बारे में आइडिया ले लेना चाहिए। इसलिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, GOC1 एंड GOC2, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। मैंने एल्केन में इससे पहले एल्केन फॉर्मेशन के कुछ जनरल मेथड्स बताए थे, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन या कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एल्केन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। एल्कीन में पढ़ना आप लोग केमिकल रिएक्शंस कितनी सारी आएंगी, एल्केन में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस नहीं है। एल्केन काफी कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्केन में पोलर बॉन्ड्स कहां हैं? या तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड भी बहुत ज्यादा पोलर नहीं है और ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेट नॉन पोलर, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। थोड़ा बहुत कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पोलर बॉन्ड थोड़ी ना बना। ये बॉन्ड हाईली पोलर तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा पोलर बॉन्ड है। तो एल्केन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रखते हैं, एल्केन्स में नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, इसलिए एल्केन्स में होमोलाइसिस आसान होता है। इस कारण से एल्केन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देते हैं। एल्केन्स कौन सी रिएक्शन देंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक ग्रुप आएगा, एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा, किसी ग्रुप को निकाल देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब यही है कि तू हट, मैं बैठूंगा, ठीक है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि फ्री रेडिकल आके ही रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो केवल एक रिएक्शन है, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसका आइडिया आप लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन, जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, वो पढ़ा भी होगा। वहाँ रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अब यहाँ हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ये तो लिख लीजिए, ये तो छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट है हेलोजिनेशन। एल्केन की मीन्स सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन जब किसी हेलोजन से की जाती है, या तो आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा HNu। HNu का मतलब, वैसे HNu का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हो, तो फोटोन की एनर्जी मतलब फोटोन डालें, कहने का मतलब ये एनर्जी थोड़ा डालिए, फोटोन डालें। या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या UV लिखा हुआ मिलेगा, बात तो वही है, लाइट आपने यूज की है। या सनलाइट लिखा हुआ मिलेगा, बात वही तो है ना। या तो यूं लिखा हुआ मिले या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ मिले। हाई टेम्परेचर पर भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो जाती है। हाई टेम्परेचर परऑक्साइड की प्रेजेंस में डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है, परऑक्साइड नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा, बट परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अच्छी होती है। रिएक्शन में बनता क्या है? RH फॉर्मेशन होता है, HX बाहर निकलता है, एल्काइल
हैलाइड फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन एल्केन की ही नहीं, ये बहुत से अलग अलग कंपाउंड्स की रिएक्शन है। ये सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन है। sp3 कार्बन से कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उसमें ये रिएक्शन होती है। तो sp3 कार्बन का H, मान लीजिए कार्बन sp3 स्टेट में, इस R में जो पहला एटम है वो sp3 स्टेट में है, तो इस तरह से हेलोजन उसे रिप्लेस कर देती है। ठीक है। अब रिएक्टिविटी की मैं बात करता हूं। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन है ऐसी ही, एक रिएक्शन और है। हेलोजनेशन तो है ही, डायरेक्ट हेलोजनेशन। किसी RH की रिएक्शन SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है ये, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से भी करवा दी जाए सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर, तो भी वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। RCl फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और HCl बनेगा। ये भी वही हेलोजनेशन रिएक्शन है। ज़्यादातर यूज तो वही किया जाएगा जो ऊपर वाली रिएक्शन है। ऊपर वाली रिएक्शन में डायरेक्ट क्लोरीन का या डायरेक्ट हेलोजन की रिएक्शन की जाती है, इससे भी रिएक्शन होती है। और मेथड वही होता है, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, FR मीन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। रिएक्टिविटी की मैं बात करने वाला था कि रिएक्टिविटी ऑफ X2, कौन सी हेलोजन फास्ट रिएक्शन करेगी इस रिएक्शन में, हेलोजनेशन कौन फास्ट होगी। तो हेलोजनेशन में आप ध्यान दीजिएगा, X2 की रिएक्टिविटी का जहां ऑर्डर आएगा और आगे भी कभी आएगा, तो उनमें सभी में ऑर्डर यही है, मैक्सिमम केसेस में ऑर्डर यही है। कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की रिएक्टिविटी कम, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का। फिर भी आप लोगों को जब क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के ही मिलने वाले हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के ही क्वेश्चन मिलेंगे इनमें, क्योंकि इन्हीं का यूज ज्यादा किया जाता है, यही ज्यादा यूजफुल है। फ्लोरीन यूजफुल क्यों नहीं है भाई, फ्लोरीन भी यूजफुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें फ्रेओन्स कहते हैं, थोड़ा आइडिया है इनके बारे में। CFC जिन्हें कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज है अपने घर में, जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उनमें भी फ्रेओन्स का यूज किया जाता है। और बहुत बड़े चिलिंग प्लांट्स होते हैं जहां पे बर्फ बनाई जाती है, बड़ी सिल्लियां बनाई जाती हैं, और भी कई तरीके का जो ऐसे आइटम्स हैं जिनको बिल्कुल ठंडा रखा जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज में भी फ्रेओन्स का यूज किया जाता है, मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब जिसमें केवल कार्बन है, फ्लोरीन है और Cl2। अब ये सब फ्रेओन्स है, ये भी फ्रेओन है, ये भी फ्रेओन है। ये तो मैंने कार्बन का एक फ्रेओन बताया, मतलब मीथेन एक कार्बन वाले का, जिसमें केवल क्लोरीन होता है, केवल फ्लोरीन होता है, केवल कार्बन होता है, हाइड्रोजन्स नहीं होते। तो ये वाली जो गैसेज हैं जिन्हें CFC कहा जाता है, वो फ्लोरीनेशन से तो बनी होगी ना, उनमें फ्लोरीनेशन का यूज तो किया ही होगा। ऐसे बहुत से और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जहां फ्लोरीन का यूज किया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फ्लोरीन यूजलेस है, लेकिन आपकी रिएक्शंस, आपके जो सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं, उनके लिए यूजफुल कौन से होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये इजीली रिएक्शन करते हैं। फ्लोरीनेशन तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो फ्लोरीनेशन जब करते हैं ना, तो बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन ना हो जाए, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं इस तरह इतनी एनर्जी ना निकल जाए कि वो गर्म होकर बट फूट गया बीकर और आपके चेहरे पे लग गया। तो फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर भी अगर फ्लोरीनेशन कराना हो, कोई फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करना हो, उस केस में जब फ्लोरीन गैस यूज की जाएगी तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में फ्लोरीन गैस का यूज किया जाएगा। कोई इनर्ट गैस में फ्लोरीन को मिला दिया जाएगा, उसे डाइल्यूट किया जाएगा, तब जाके फ्लोरीनेशन करेंगे। और ऐसा नहीं जबरदस्ती सनलाइट डाल रहे हो, वैसे ही रिएक्शन फास्ट है तो कोशिश करेंगे कि उस पर लाइट कम से कम आए,
थोड़ी सी भी लाइट में काम चल जाए तो इसको डार्क चैम्बर में बंद करके फिर रिएक्शन की जाती है, जिससे कि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कंट्रोल हो जाती है, और कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, इनर्ट गैस के साथ में डार्क चैम्बर में फ्लोरीनेशन करवाया जाता है। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इसका पॉइंट बता दिया। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है, स्लो तो है ही, वो दिख ही रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल भी ऐसी रिवर्सिबल है, ऐसी, क्या समझे, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो छोटा बनाया है, बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो बड़ा बनाया है। मतलब ये आयोडीनेशन तो कम होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में डी आयोडीनेशन ज्यादा होती है ना। इसके बारे में लिखिए, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। Iodination of alkane is reversible reaction because HI जो बाई प्रोडक्ट बना है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है HI प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। It can reduce carbon, it can reduce alkyl halide back to alkane। क्या समझे? अगर आपने X2 में आयोडीन I2 का यूज किया तो जो HI बनेगा, जो HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिडक्शन करके RX का रिडक्शन करके वापस एल्केन बना देगा। हाँ, क्या आपको रिडक्शन पढ़ाया मैंने? एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से एल्केन बनाना सिखाया था मैंने, उसमें HI रेड फॉस्फोरस आया था, याद करो अच्छी तरह से, दिमाग पे जोर डालो कि एल्काइल हैलाइड का भी HI रेड फॉस्फोरस से रिडक्शन करें तो एल्केन बनता है, वहां बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन यहां भी जो HI बनता है उसका नेचर तो है ही ना गड़बड़, रिडक्शन वाला, तो ये रिड्यूस करके इसे वापस कन्वर्ट कर देता है एल्केन में। अगर इस HI का कुछ इंतजाम कर लो, इसको पकड़ के बाहर निकाल दो, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो HI रेड फॉस्फोरस को HI को अगर हटाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना चाहिए। तो उस केस में HI उनका रिडक्शन करने लगेगा, किनका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उनके साथ बिजी हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, तो एल्केन एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो यही लिख लेते हैं, बट आयोडीनेशन पॉसिबल in presence of oxidizing agents। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है? लाइक HiO3, नाइट्रिक एसिड और HgO, इनकी प्रेजेंस में आयोडीनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यहां तक लिखो, इससे नीचे में जाना नहीं चाहता। रिएक्शन तो मैं बता दूं क्या? रिएक्शन चलो बता देता हूं। ये रहा आयोडीनेशन, आयोडीनेशन किया आपने तो आपने सोचा कि RI बन जाएगा और HI बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तो कम जाती है, बैकवर्ड में ज़्यादा जाती है। अगर आप इस HI को हटा दो यहाँ से तो उसके लिए आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्या होगा उससे कि HI की रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से हो जाएगी। ये रिएक्शन याद रखिएगा आप लोग, किसी भी HX की रिएक्शन HXO3 से की जाए
तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और यहाँ आयोडीन बनता है प्लस H2O बनता है। बैलेंस करें इक्वेशन तो इसकी इक्वेशन बैलेंस मुझे याद भी है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, 0 है, इसका चेंज ये 5 और ये 1 और ये 3 और H2O कितने हैं 5 और ये 2H2O 3H2O। इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन होती है। मतलब अगर आयोडस एसिड का यूज़ किया जाए, है ना, आयोडस एसिड का यूज़ किया जाए, उस केस में जो HI बनेगा वो रिएक्शन करके वापस आयोडीन बनाएगा और वो आयोडीन वापस रिएक्शन में यूज़ हो जाएगी आयोडीनेशन में। तो इसमें तो सबसे बढ़िया कौन सा है, यही है। वैसे और भी हैं, वो भी इसे आयोडीन में कन्वर्ट करके रिएक्शन को, आयोडीनेशन को फेवर करते हैं। तो ये रिएक्शन के बारे में थी, रिएक्टिविटी के बारे में थी। अब बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म की, किस तरह की मैकेनिज्म है हैलोजनेशन के लिए। लिखिए इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मिटा देता हूं इसे मैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन। सुनो, इस चैप्टर में ये हैलोजनेशन रिएक्शन ही काम किया, मैं 2 बार बोल रहा हूं, दूसरी बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसी मैकेनिज्म को, उसके बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो देखो भाई, ये जितने भी मैंने कहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये भी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसे SFR शॉर्ट में कहा जाता है। FR से फ्री रेडिकल, S से है सब्स्टिट्यूशन। और रिएक्शन जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन मीन्स जैसे चेन एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, ऐसे ही एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे हजारों लाखों स्टेप्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ये चेन रिएक्शन की पहचान है। तो ये होती कौन सी रिएक्शन है, ये होती है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में, वहां भी ये चेन रिएक्शन आएगी। और इसी पोर्शन में एल्कीन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आएगी। तो चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स में, जनरली ये 3 स्टेप्स में होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है चेन फॉर्मेशन, चेन इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फिर फ्री रेडिकल अपना काम स्टार्ट करते हैं चेन प्रोपगेशन में, और जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाते हैं उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप्स में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहां जैसे हेलोजन है, हेलोजन में होमोलाइसिस होगा। आपने या तो उसको सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट किया है तो इजीली बॉन्ड टूट जाता है। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड भी नहीं है तो बहुत वीक भी नहीं है, हीट करने से ये टूट जाता है और होमोलाइसिस होता है इसमें। होमोलाइसिस का मतलब बताया क्या मैंने? नहीं बताया तो समझ लेना, होमोलाइटिक क्लीवेज। ये फिर क्या मतलब है? होमोलाइटिक डिसोसिएशन। कैसे? अगर किसी बॉन्ड में, जैसे मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है, मान के लीजिए है ही सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड में इस तरह से बॉन्ड टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पास में, इस बॉन्डेड एटम के पास में, और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास में, जो मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चल दिए दोनों के दोनों, ऐसी सिचुएशन हो तो उसे कहा जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज।
लेकिन ऐसा हो कि एक ही एटम के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम्स के पास में चले जाते हैं, एक ही एटम के पास में, तो वो नेगेटिव चार्ज बनता और जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए वो पॉजिटिव चार्ज बनता, उसे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। यहां होता है होमोलाइसिस, मींस होमोलाइटिक क्लीवेज, जिससे कि रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं। अब रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, ये ढूंढते फिरते हैं कहां मारूं कहां अटैक करूं, इसको जो मिलेगा सामने उसी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। जो शांति से बैठा हुआ है उससे भी जाएगा और उसके बीच में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। तो अब रेडिकल बन गए ना, अब उत्पात मचाएंगे। तो वो उत्पात होता है कौन से स्टेप में? ये मारकाट मचती है किस जगह? चेन प्रोपगेशन स्टेप में। अब स्टार्ट हुआ है चेन प्रोपगेशन, प्रोपगेट होगी रिएक्शन, आगे बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है, देखो रिएक्शन किस किसी की थी? आपने रिएक्शन में क्या क्या लिया? RH लिया है, RH लिया है और RH लिया है और X2 लिया है। X2 ने रेडिकल बनाया। अब वहां है कौन? ये भी है, ये भी है, X रेडिकल भी है। अब क्या हुआ कि RH पर, मतलब एल्केन पर, जो X रेडिकल बन के तैयार हुए हैं, उसने सिग्मा बॉन्ड पे अटैक किया और इसे तोड़ दिया, इसे तोड़ दिया और H को लेकर उड़ गया। ये X H को लेके भाग गया और R बेचारा देखता रह गया। कुल मिला के यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा और H रेडिकल और X रेडिकल जुड़ गया होगा तो R रेडिकल बन गया होगा। कुछ इस तरह से बनता है। आप ये भी कह सकते हो कि सर इसमें R से भी तो कंबाइन हो सकता था, ये वाला स्टेप R से भी तो कंबाइन हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये R से कंबाइन हो जाता और H रेडिकल बनता, लेकिन नेचर में ये बनता नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, E लिख रहा हूं, E मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिएक्शन के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस रिएक्शन के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए और इस रिएक्शन के लिए कुछ कम एनर्जी चाहिए। तो रिएक्शन ऐसा होने में क्या दिक्कत है? कहने का मतलब इस पाथ को रिएक्शन पसंद करती है, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। चलो वापस आओ, R रेडिकल बना, कार्बन रेडिकल, और अब इस कार्बन, अब देखो रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा रेडिकल इसे बनता है। अब इसने, इस R रेडिकल ने इस पे अटैक किया ना, अब ये छोड़ेगा थोड़ी ना, ये भी बदला लेगा। अब क्या किया? X2 जो बचे हुए और भी तो मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा लिया था, तो R रेडिकल ने उस X2 पर जाकर अटैक किया और एक X के साथ तो बॉन्ड बना लिया, एक X रेडिकल को फ्री कर दिया। अब ये नहीं मानने वाला, ये क्या करेगा? ये वापस रिएक्शन करेगा RH पर, फिर वही, फिर R रेडिकल, फिर ये बदला लेगा इससे, फिर रेडिकल, फिर बदला लेगा इससे, और ये मारकाट हजारों लाखों स्टेप तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और ये खानदानी दुश्मनी कब खत्म होगी? जब इन दोनों का अमाउंट कम पड़ने लगेगा, लड़ने वाले लोग कम पड़ने लगेंगे, तब जाके ये रिएक्शन थोड़ी शांत होगी। ठीक है, क्या हुआ? RH भी कम होने लगा, X भी कम होने लगा, तो रेडिकल्स कंपैरेटिवली बढ़ने लगे। तो जब रेडिकल कंपैरेटिवली बढ़ने लगे तो वो रेडिकल भी तो हाईली रिएक्टिव है, आपस में भी तो जुड़ सकते हैं, तो वो क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप आ जाएगा, C पॉइंट आएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहां चेन रिएक्शन का टर्मिनेशन मतलब रुक जाएगी, वो कॉर्नर आ गया, टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप्स में ये रेडिकल आपस में ही जुड़ जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज तो खैर पहले भी हैं, पर स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। RX भी बनेगा, वहां जो भी रेडिकल है, जो आमने सामने आया, R के सामने R आया तो RR भी बन जाता है बहुत कम अमाउंट में। X के सामने R आया तो RX बन जाएगा, X के सामने X आया तो ये बन जाएगा। अब सवाल ये भी तो उठता है, क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? क्या X से कंबाइन नहीं हो सकता था? क्या R रेडिकल X से कंबाइन नहीं हो सकता था? क्यों ये इनके ऊपर रिएक्शन कर रहे थे? तो पहले भी ये हो रहा था, लेकिन उस केस में स्टार्टिंग में तो इनका अमाउंट ज्यादा था ना, तो जो सामने आएगा उससे ही तो रिएक्शन करेगा, हाईली रिएक्टिव है,
डरता थोड़ी ना है किसी से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आया कि चाहे रेडिकल आया सबसे रिएक्शन करेगा, बट इन पे रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी पहले ज्यादा थी क्योंकि इनका अमाउंट ज्यादा था। जब इनका अमाउंट कम पड़ने लगा तो रेडिकल्स के आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगी और उन कॉलिजन का परिणाम ये निकल के आया, चेन टर्मिनेशन हुआ, रेडिकल समाप्त हो गए, लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। केवल यही रिएक्शन ऐसी नहीं है जो चेन रिएक्शन है, बहुत सारी फ्री रेडिकल रिएक्शन इसी तरह से चेन रिएक्शन की तरह कंप्लीट होती है। उनमें चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं। ये लिखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है आरडीएस। आरडीएस मैंने शायद तुम्हें बताया था पहले, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, जिसे स्लोवेस्ट स्टेप कहा जाता है। इसमें सबसे स्लो स्टेप ये है जिसमें आर रेडिकल बनता है। तो आर रेडिकल बनता है तो जितना अच्छा आर रेडिकल बनेगा रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, है ना। तो क्योंकि भाई रेडिकल अच्छा बनेगा तो ये स्टेप थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जब ये स्टेप फास्ट हो जाएगा तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करती है। तो रिएक्टिविटी also possible on stability of R radical। ये जो फ्री रेडिकल बना है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो भी रिएक्शन फास्ट होगी। मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में टर्शरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सेकेंडरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी कम होगी, प्राइमरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी। टर्शरी CH बॉन्ड टूटेगा तो टर्शरी रेडिकल बनेगा, टर्शरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, कोई रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये तो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। देखो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो यहां बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, बॉन्ड डिसोशिएशन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, तो ये वाला स्टेप तो है एंडोथर्मिक स्टेप। इस एनर्जी यूज होती है यहां पर, और बॉन्ड बन रहे हैं तो ये सारे स्टेप एक्सोथर्मिक हैं टर्मिनेशन के। आरडीएस की तो बात छोड़ो, ये होती नहीं है, और ये होती है, ये भी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये जो आरडीएस है उसमें फ्लोरिनेशन वाला जो केस है उसमें तो ये एक्सोथर्मिक होती है आरडीएस वाला स्टेप, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले केस में ये एंडोथर्मिक होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन चीज़ों का नहीं है, फिर भी आप अगर बोलोगे कि सर है ना ये कैसे निकाला, क्या हमें याद करना पड़ेगा क्या, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में डेटा होते कि इस CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, इस HX बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेते, क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड टूट रहा है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, यहाँ ये बॉन्ड बन रहा है तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो एक्सोथर्मिक हुआ, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो एंडोथर्मिक स्टेप हुआ। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से, तो ये याद करना ज़्यादा आसान है, इनकी बॉन्ड एनर्जी याद करना मुश्किल है, हालांकि बुक्स में तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी गिवन है। तो यहां तक लिखिए, जल्दी से बना लीजिए, और कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, करो फटाफट, मैं मिटा रहा हूं इसमें। ये थोड़ा डिटेल में चला गया, मैं भूल गया कि 11th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। कर लिया होगा तो ये लो, अब रिएक्शन की बात करते हैं कि पढ़ लिया हम लोगों ने रिएक्शन कैसे होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, मोनोहाइड्रोजनेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह तुम्हें बता चुका हूं। मीथेन पर रिएक्शन किया आपने क्लोरीन की, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, क्लोरीन सनलाइट, राइट, मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। इफ क्लोरीन यूज इन एक्सेस, अगर आपने ज्यादा अमाउंट में ले ली,
तो क्या होगा, क्या यहाँ sp3 कार्बन पर और H नहीं है क्या वो H रिलीज नहीं हो सकते हैं क्या? पॉसिबल है। क्लोरीन कुछ ज़्यादा ही ले लिया आपने तो क्लोरोफॉर्म भी बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन जाएगा। और डिपेंड करता है क्लोरीन कितना ज़्यादा लिया है। क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है तो ये बनेगा, क्लोरीन कम अमाउंट में है तो ये ज़्यादा बनेगा, लेकिन बनते सारे हैं, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर यहाँ बनता है। इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया में यूज किया जाता था पहले, एनेस्थीसिया के फॉर्म में, लोगों को बेहोश करने के लिए, है ना, ऑपरेशन के लिए किसी को बेहोश करना होता था तो एक लिमिटेड अमाउंट में एक डाइल्यूट करके और उसकी मिस्ट जो होती थी उसके पास, मतलब पेशेंट में मुंह में गैस में ऑक्सीजन के थ्रू पास की जाती थी तो वो बेहोश हो जाता था। लेकिन आजकल तो इससे भी अच्छे अच्छे एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरीन से रिएक्शन से बना, बट ज़्यादातर केस में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, तो जिसके मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता चुका हूँ। ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। चलो ये तो हुई बात इसकी, लेकिन मैंने मोनोक्लोरिनेशन में पढ़ा तो दिया था कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे, बट ये थोड़ी ना बताया था कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट नहीं बताया था उस समय, आज बताएंगे, आज खुल के बात करेंगे इस बारे में। तो जरा देखिए, ये कंपाउंड है, इसका किया गया मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन से दो प्रोडक्ट बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक यहां भी बनेगा एक यहां भी बनेगा, है ना। मेजर प्रोडक्ट ये होता है। ये होता है, क्यों होता है पता नहीं। इसकी रिएक्शन की गई, क्लोरीनेशन यहां आया, एक क्लोरीन यहां आया, दो प्रोडक्ट बने। हालांकि ये कायरल कार्बन होता है और इसमें डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, बट 11th वाले स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत नहीं है। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मैं वापस समझाऊंगा। 11th वालों को इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, ये 12th क्लास का टॉपिक है, बट उनकी बात नहीं करेंगे हम। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। मेजर प्रोडक्ट ये होता है ना, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में ही ब्रोमीन से रिएक्शन की गई सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां भी क्लोरीन आया। क्लोरीन क्यों आएगा, ब्रोमीन आएगा, और इस सेकेंडरी कार्बन पे भी ब्रोमीन आया। मेजर प्रोडक्ट ये होता है। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, हमें पता पड़ गया सर क्यों मेजर प्रोडक्ट है। आपका कहना ये होगा और होना भी चाहिए। आप कहोगे कि सर ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहां से H निकलने से सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना था, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही है ना, बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां भी मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल बना है। यहां तो प्राइमरी बनता, सेकेंडरी अच्छी बात है, और यहां भी सेकेंडरी अच्छी बात है। बिल्कुल सही जा रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 4, ये रहा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पर क्लोरीनेशन किया गया सनलाइट की प्रेजेंस में, और ब्रोमिनेशन किया गया सनलाइट की प्रेजेंस में। दो प्रोडक्ट बने, यहाँ क्लोरीन यहाँ ब्रोमीन, और इसमें एक प्रोडक्ट और बना, ये वाला टर्शीब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप बोलोगे सर हमें इसका आंसर भी पता है, इसमें तो ब्रोमिनेशन में तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और क्लोरीनेशन वाले केस में ये मेजर होगा, लेकिन यहाँ कुछ आंसर गड़बड़ है। इस जगह कुछ गड़बड़ है क्लोरीनेशन वाले केस में, क्योंकि यहाँ मेजर प्रोडक्ट टर्शरी होना चाहिए था, ये प्राइमरी से मेजर प्रोडक्ट कैसे बन गया। कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो करो जल्दी से इसको लिखो। अब इन समस्याओं का समाधान आप मुझसे सुनो। लिख लिया। ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना, इन प्रोडक्ट्स की जो यील्ड आई है
वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड कैसे लिखते हैं, वाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर हैं? पहला फैक्टर तो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल। और आपको पता है आर रेडिकल टर्शियरी रेडिकल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सॉरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी रेडिकल, फिर सेकेंडरी रेडिकल और फिर प्राइमरी रेडिकल, यही ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड। कौन सा CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है? आपको भी पता है टर्शियरी CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, और उसका इनडायरेक्टली रीजन वही है जो ये ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि टर्शियरी CH बॉन्ड इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उससे टर्शियरी रेडिकल बनता है। ये दोनों पॉइंट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं। थर्ड है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये क्या फैक्टर है? एक जैसे हाइड्रोजन एटम्स की अवेलेबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 और 3 9 हाइड्रोजन है, और यहां एक ही हाइड्रोजन है। तो 9 हाइड्रोजन पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी भी तो ज़्यादा होती है। एक CH बॉन्ड को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी कम भी तो हो सकती है, कम भी होती होगी, वो तो एक ही है और ये 9 है। हालांकि ये जो एक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, बट उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी कम है। जब X रेडिकल आके अटैक करेगा तो इस जगह, इन तीनों जगह कहीं भी अटैक करे तो 9 गुना ज़्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा। इस टर्शरी का एक ही H को 9 गुना कम टूटने की पॉसिबिलिटी होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ना। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम या आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अभी राज खोल दूंगा, मुझे पता है दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अभी बताऊंगा ना। सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ एक्स रेडिकल। एक्स रेडिकल जो है, जो बनेगा यहां, उसकी रिएक्टिविटी क्या है? क्योंकि देखो एक्स के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए थे। क्लोरीन में ये प्रोडक्ट डिफरेंट था तो ब्रोमीन में ये प्रोडक्ट डिफरेंट था, तो यहां इनमें भी डिफरेंस है। तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो आपको पता ही है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, और आयोडीन रेडिकल की और भी कम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेलेक्टिविटी का मतलब समझ रहे हो ना, सिलेक्शन करना। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्या वो सिलेक्शन करेगा कि इसको तोड़ू, ये बॉन्ड वीक है इसी को तोड़ना चाहिए, या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इसको नहीं तोड़ना चाहिए? ना, वो कोई सिलेक्शन नहीं करने वाला। जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, वो सामने चाहे वीक बॉन्ड आए चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आए, सबको तोड़ के अलग करने की हिम्मत रखता है। और वो कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन रेडिकल नहीं देखता कि टर्शरी को टूटना चाहिए, टर्शरी वीक है। अरे वो टर्शरी को भी तोड़ेगा, प्राइमरी को भी तोड़ेगा, इजीली तोड़ देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयोडीन जिसकी रिएक्टिविटी ही कम है, वो जाएगा यार किसको तोड़ूं, वो यहाँ तो अपनी दाल गलेगी नहीं, इस टर्शरी पे टूट सकता है, वहां जाके अटैक करेगा, तोड़ ही देगा, थोड़ा बहुत तोड़ेगा ही। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी कम होती है। तो रिएक्टिविटी का बिल्कुल रिवर्स होता है सेलेक्टिविटी। और सेलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? आयोडीन रेडिकल की सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की कम, क्लोरीन की कम। और आयोडीन की तो सेलेक्टिविटी होती ही नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं करता वो, तो प्राइमरी को भी उसी रेट से तोड़ता है, टर्शरी को भी उसी रेट से तोड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिखो और इनके बेसिस में मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखो फटाफट। वीडियो पॉज भी कर सकते हो, आप लोगों को मैं सजेशन देता हूं, आप मेरे सजेशन मानो तो। जल्दी लिखिए, बस बहुत है। कई बार सोचता हूं मैं कि ये इसे हटा दिया करूं, है ना, एडिट करके। ये जो मिटाने वाला जो टाइम है ना, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। पर मुझे ऐसा कई बार फीलिंग आती है कि यार मैं मिटाता हूँ, देर में तुम लिखते होंगे तो मैं कुछ ना कुछ नेचुरलिटी वाली फीलिंग आती होगी, हाँ भाई क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए फिर मैं चलने देता हूँ कि यार चलने दो, वरना तो कई बार मैं इसे एडिट भी कर देता हूँ। हाँ, क्या बात चल रही थी हम लोगों की कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए सेलेक्टिविटी और जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो चारों पॉइंट्स है ना, इनका मिला जुला असर होता है। और यहाँ कुछ मैं फैक्ट्स बता देता हूँ, कुछ रिलेटिव रेशियो है जो एक्सपेरिमेंट करके आइडेंटिफाई किया गया है एल्केन्स के लिए, है ना, ये फैक्ट बेस्ड है। इसे कैसे लिखूँ मैं? इसे लिखिए रिलेटिव रेट for replacement of one hydrogen atom, replacement of one hydrogen atom in alkene। कोई एल्केन है और उस एल्केन में मान लीजिए प्राइमरी CH बॉन्ड है, प्राइमरी H है, सेकेंडरी H है, टर्शरी H है, तो उसे निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक हाइड्रोजन के लिए बात की है, वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है, तो निकालने की प्रोबेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, रिलेटिव रेट क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल है। फ्लोरिनेशन के लिए जो ये रेट होती है 1:1:1 होती है। फ्लोरीन नहीं देख रहा कि मैं टर्शरी है तो टर्शरी को इजीली तोड़ दूं तो उस पर रिएक्शन की रेट ज्यादा होनी चाहिए थी ना, इक्वल रेट से रिएक्शन कर रहा है, मतलब वो सिलेक्शन करना जानता ही नहीं। क्लोरीनेशन के लिए अगर प्राइमरी H को मैं स्टैंडर्ड मान के बात करूं कि प्राइमरी H को, इससे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, फ्लोरीन का कंपैरिजन फ्लोरीन से कर रहा हूं, तो प्राइमरी H को रिप्लेस करने की अगर रिलेटिव रेट 1 है तो उसके रेस्पेक्ट में 3.8 टाइम फास्ट रिएक्शन होती है, या 3.8 टाइम इजीली बॉन्ड डिसोशिएट होता है सेकेंडरी का, और टर्शरी का 5 टाइम आसानी से रिएक्शन होती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैं मन से नहीं बना रहा हूं। ब्रोमिनेशन के लिए ये जो वैल्यू है 1:82:1600 प्राइमरी के रेस्पेक्ट में टर्शरी CH बॉन्ड को ब्रोमीन इजीली तोड़ेगा, और वो भी कितना, 1600 टाइम फास्ट तोड़ेगा, आसानी से तोड़ देगा। ये हालांकि ये वाला जो डेटास हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस के हैं, क्लोरीन के लिए थोड़ा हीट वीट भी करना पड़ता है, ये तो 125 डिग्री सेल्सियस के हैं, फ्लोरीन को तो वैसे ही हीट से बचाना है। तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड डेटास हैं। अब इनका यूज़ कैसे किया जाएगा, तो यूज़ मैं करता हूँ भाई। इन्होंने तो क्या किया, एक्सपेरिमेंटली जो हुआ उन्हें देखा, उनकी एनालिसिस की, खूब प्रैक्टिस की, खूब देखा, तब जाके ये परसेंटेज कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। आयोडीनेशन के लिए ये वैल्यू मेरे पास में है नहीं, किसी बुक में नहीं लिखी हुई थी, होती तो भी प्राइमरी के लिए जो होगा, टर्शरी में तो काफी ज्यादा होगा, लाखों में होगा, है ना। चलो तो अब जरा इस केस को देखो, यहां क्लोरीनेशन किया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये डेटा 25 डिग्री सेल्सियस के हैं, पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्लोरीनेशन होगा और यहाँ क्लोरीनेशन होगा। ये मेजर क्यों होता है वो समझना।
ये वाला जो प्रोडक्ट है वो किन को रिप्लेस करने से बना है? यहां 2 H हैं सेकेंडरी H, इस पोजीशन पे 2 सेकेंडरी H हैं, उनमें से किसी भी H को निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक सेकेंडरी H को निकालना, एक सेकेंडरी H को रिप्लेस करना क्लोरीन के लिए 3.8 था प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3.8 का डबल हो जाएगा। कितना हो गया ये? 7.6। उसके लिए बात करो, यहां प्राइमरी H है और यहां भी प्राइमरी H है, इन तीनों H में से किसी को निकाल दो वो एक प्रोडक्ट बनेगा, इन तीनों H में से किसी को भी निकाल दो वो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो एक प्राइमरी H को रिप्लेस करने का जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने मानी है, इसी को तो स्टैंडर्ड मान के किया है, वो 1 है। तो 6 को हटाने की जो प्रोबेबिलिटी वो 6 गुना ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इन प्रोडक्ट्स का रेशियो ये बना था एक्सपेरिमेंटली, तो उनको कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। मेजर प्रोडक्ट कौन सा आता है? ये आता है। मतलब इसका 7.6 मोल बनेगा तो इसका 6 ही मोल बनेगा। उनके मोल का जो एबंडेंस का जो रेशियो है, उनके प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन का रेशियो है, वो इस रेशियो में आता है एक्सपेरिमेंटली। ये मेजर होता है। परसेंट कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो। इस प्रोडक्ट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा इसका परसेंटेज? 7.6 तो इसकी यील्ड है और टोटल यील्ड का से डिवाइड कर दूं, टोटल यील्ड कितनी हो गई? 21.7 इंटू 100। कैलकुलेट तुम करो, मेरे पास भी मोबाइल है, कैलकुलेटर है मेरे पास भी। मैं एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूँ। आपको इसका यूज नहीं करना है, आपको तो हाथ से करना है, आपको तो खुद करना है। 7.6 डिवाइड बाई 21.6 इंटू 100, ये 35 कैसे आ सकता है? सेवन 7.6 डिवाइड बाय, अरे ये क्या कर दिया यार मैंने, 21। यही तो कमी है, इसीलिए तो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूं। हाँ तो ये 13.6 है। ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करोगे? हाँ तो करो इसको। कितना है? 7.6 डिवाइड बाय 13.6 इंटू 100, तो ये 55.8 आया है। तो ये वैल्यू आई है 55.8% बनता है। और बचा हुआ परसेंट कितना हो गया है? कैलकुलेशन करोगे तो कर लो, 6 डिवाइड बाय 13.6 इंटू 100। तो ये जो बची हुई परसेंटेज कर देता हूँ, ये कितना हो गया? 44.2 हो गया। इतनी परसेंटेज की आनी चाहिए। तकलीफ हो रही थी एक दूसरे एग्जाम्पल में। अच्छा, ब्रोमिनेशन के लिए कैलकुलेशन करना चाहोगे क्या? करो। ब्रोमिनेशन के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तुम लोग जल्दी जल्दी करो। यहां ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन, 2 प्रोडक्ट बने। प्राइमरी H को निकालना 1 था, है ना, तो 6 H को निकालने की प्रोबेबिलिटी 6 गुना ज्यादा होगी। सेकेंडरी H को निकालना 82 था और 2 सेकेंडरी H को उसको निकालना 164 हो गया ना, इतना ही होगा ना, 164 हुआ। कैलकुलेट करो, ये 90% के आसपास आ रहा होगा, 95-98% के आसपास आ रहा होगा। कैलकुलेट करो क्या, ये कितना हो गया? ये तो हो गया 170। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 164 डिवाइड बाय 170 इंटू 100 आनी चाहिए, 170 इंटू 100। और इसकी आनी चाहिए 6 डिवाइड बाय 170 इंटू 100, इसका परसेंटेज आनी चाहिए। कैलकुलेट तो कर ही लेता हूँ, वैल्यू निकालना अच्छा लगता है। ये तो 164 ही है ना, कुछ ज़्यादा निकल जाए। 164 डिवाइड बाय 170 इंटू 100, 96.4 है, 96.5 है अप्रॉक्सीमेट। तो इसकी 96.5% आएगी, जबकि इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 4 से भी कम, 3.7%, 3.5% इतना आएगा, बहुत कम आएगा। ब्रोमिनेशन में मत कैलकुलेट करना कभी भी। क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन में अगर कैलकुलेशन करोगे तो टाइम वेस्ट ही करोगे। ब्रोमिनेशन के केस में तो टर्शरी वाले पे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 1600 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता सेकेंडरी।
तो टर्शरी में 16 मतलब टर्शरी होगा तो टर्शरी कार्बन वाला मेजर बनेगा, प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी वाला, प्राइमरी तो क्या बनाना ही है। क्लोरीनेशन में कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि क्लोरीनेशन में परेशानी हो सकती है। जरा इसको लिख लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ क्लोरीनेशन वाला, जल्दी करो इसे मिटा रहा हूँ मैं, अब कपड़े से मिटाऊंगा, ये बढ़िया मिटाता है, ये साफ कर देगा इसे। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी ये आया था आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में क्लोरीन में तो चकरा गए थे तुम लोग, अब वो चक्कर सही हो जाएंगे तुम्हारे। क्लोरीनेशन यहाँ वाला भी हुआ प्राइमरी और यहाँ वाला टर्शरी, इसमें कैलकुलेशन किया था तो ये मेजर आएगा। कैसे आएगा देखना, प्राइमरी एच ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इन 9 प्राइमरी एच में से किसी को भी निकाल दो यही बनेगा। एक प्राइमरी एच को निकालने का जो रिलेटिव रेट है 1 था, तो 9 प्राइमरी एच को निकालने की प्रोबेबिलिटी 9 गुना ज्यादा हो गई। और एक टर्शरी एच यहाँ का, इस टर्शरी एच को निकालने की पॉसिबिलिटी 5 थी और एक ही तो एच है ये 5, और 9:5 का रेशियो आएगा। तो मेजर तो यही होना था ना, जबकि ब्रोमिनेशन में कोई कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं मैं। कहां जरूरत है ब्रोमिनेशन के लिए कैलकुलेशन की, ब्रोमिनेशन किया गया तो मेजर तो यही आएगा। 1600 तो इसका बनेगा और 9 इसका बनेगा। कहां कैलकुलेशन की जरूरत है, तो ब्रोमिनेशन के लिए कोई नहीं, क्लोरीनेशन के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो ये जो रिलेटिव रेट आपको लिखवाए थे वो एल्केन के लिए ही है, वही है जहां एल्केन बनता है, रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, तो वहां तो फिर नहीं देखना बिल्कुल भी। जैसे इस केस में एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूं, लाइन को सीधा बना लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे यहां पीएच है और यहां क्लोरीन है, सॉरी यहां 3 मिथाइल है, क्लोरीनेशन इसका किया, तो यहां sp2 कार्बन के H को तो निकालना नहीं है, sp3 कार्बन के H यहां भी है और यहां भी है, 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक तो ये बनना चाहिए और एक ये बनना चाहिए। ठीक है, अगर उस कैलकुलेशन से करोगे तो इसमें सेकेंडरी वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन आए, 2 H में से किसी भी H को निकाला जा सकता है। सेकेंडरी में 3.8 हो गया इंटू 2, तो ये कितना हो गया 7.6 हो गया। और ये 9 अल्फा H है, प्राइमरी H है, अल्फा नहीं प्राइमरी H है, उनको निकालने से बना है, तो 5 इंटू 9 ऐसा होना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए था, मेजर ये होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आपके सामने जो डेटा रखे गए थे वो एल्केन्स के लिए कैलकुलेट करके ही रखे गए थे। यहाँ रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो वहाँ ये डेटा फेल हो जाते हैं, उनके लिए डेटा नहीं हो सकता, उनके लिए अलग से कैलकुलेट कर रखे हों, तो इनमें मेजर ये बनता है। कहने का मतलब जहाँ रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा वहाँ तो फिर मेजर प्रोडक्ट आपको वही बनाना पड़ेगा। तो ये क्लोरीनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ मोनोक्लोरीनेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, तो भैया वो रिएक्शंस मैंने आप लोगों को लिखवा दिए, अच्छी तरह समझा दिए, तो वो अलग से करना है आपको, करना है तो यहाँ तक तो करो। अब छोटी छोटी रिएक्शंस है उन्हें कर डालते हैं, अभी कंप्लीट करो, ये तो फटाफट लिख लो।